नमस्कार दोस्तों जिस जनरेशन के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, ये कुछ नहीं बन पाएगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी, उसी जेन जी जनरेशन ने नेपाल की सरकार को गिरा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। अब आमतौर पर जैसा हर प्रोटेस्ट में होता है कि कुछ उपद्रवी तत्व हर प्रोटेस्ट में आगजनी और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। कुछ ऐसा ही इस प्रोटेस्ट में भी हुआ। प्रधानमंत्री के आवास को आग लगा दिया गया और पार्लियामेंट को भी आग के लपटों के हवाले कर दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर जूतों से मारा गया। इसी सब के बीच में एक अनफॉर्चुनेट डेथ होती है पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ का। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है इस गुस्से के पीछे का? क्या सिर्फ सोशल मीडिया के बैन की वजह से ये सब देखने को मिल रहा था? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे के कारण कहीं ज़्यादा और गहरे हैं। आइए इसको इस वीडियो में समझते हैं। यह बात है 8 सितंबर 2025 की, जब नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर इकट्ठा होते हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग 20 से 25 साल के नवयुवक थे, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नामक एक NGO ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्ट काठमांडू के बीचों बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहा था। यह मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार द्वारा पुलिस को तैनात कर दिया गया और प्रोटेस्टर को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में काफ़ी क्लैश देखने को मिला। कुछ प्रोटेस्टर पार्लियामेंट की कैंपस में भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस वहाँ पे जो करती है उससे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। दोस्तों, पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर के ऊपर, सीधी लाइव बुलेट से, जिसमें कम से कम 19 प्रोटेस्टर मारे जाते हैं और 400 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। यह कोई रबर बुलेट नहीं थी, बल्कि ये एक्चुअल बुलेट थी। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, इस तरीके की कार्रवाई को देखकर कोई चुप बैठने वाला नहीं था। जैसे ही यह खबर जनता के बीच में जाती है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। प्रोटेस्टर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है। पूरी की पूरी सड़क घिर जाती है प्रोटेस्टर से। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर 3:30 बजे के लगभग कर्फ्यू लगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। प्रोटेस्ट और बढ़ते ही जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इन प्रोटेस्ट के होने का असली कारण सोशल मीडिया पे बैन होना बताया जाता है, लेकिन असलियत में दोस्तों ये एक कारण जरूर था, लेकिन यही एक कारण नहीं था। सरकार और सिस्टम में व्याप्त करप्शन, सरकार की मिसगवर्नेंस, बढ़ती हुई बेरोजगारी और सरकार में व्याप्त नेपोटिज्म इस प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा कारण बना। नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक लेटर भेजा, जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होंगे। नेपाल सरकार का कहना था कि वो हेट स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड और बाकी क्राइम पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठा रही थी। सरकार ने इस चीज़ को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनमें सबसे बड़ा नाम था चाइना की टिकटॉक कंपनी। सरकार को एक और बल तब मिल गया जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इन प्लेटफॉर्म को सरकार के साथ रजिस्टर होने के आदेश दे दिए। फिर तारीख आती है 28 अगस्त की। सरकार ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 सितंबर तक खुद को सरकार के साथ रजिस्टर करने के लिए कहती है। अगर ऐसा नहीं होता है इन प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया जाएगा, सरकार का ऐसा फरमान जारी होता है। लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ऐसा नहीं करती है, जिसके कारण 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया जाता है। इनमें बड़े नाम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं। प्रोटेस्टर का कहना था कि सरकार सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो सोशल मीडिया पर कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज़ को दबा सके, क्योंकि प्रोटेस्टर का कहना था कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं जो सरकार के करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं, जिससे सरकार असहज हो रही है। सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लेविश लाइफ स्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। दोस्तों, असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। यहाँ कोई नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही थी और लोग जॉब्स ढूंढने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेट हो रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि हजारों लोग केवल पैसे के लिए रसिया और यूक्रेन वॉर तक लड़ने के लिए जा रहे थे। फरवरी 2024 में नेपाल में लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग
रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद सीधा फ्रंट पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता था और इसी कारण से रसिया यूक्रेन वॉर में कई सारे नेपाली सिटीजन मारे गए। मौत का खतरा होने के बावजूद भी लोग रसिया जा रहे थे और वहाँ की मिलिट्री को ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि नेपाल में उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी न के बराबर थी और रसिया अपनी आर्मी में इन्हें ज्वाइन करने के लिए लुक्रेटिव ऑफर्स भी दे रहा था। कुछ प्रोटेस्टर का यह भी कहना था कि बोनस और सैलरी मिलाकर उन्हें लगभग $4000 पर मंथ मिल रहे थे, जो नेपाली रुपए में 5 लाख रुपए के बराबर होते हैं। अब इन हालात को देखकर अगर नेपाल के पॉलिटिशियन थोड़ी हमदर्दी दिखा देते, थोड़ी एम्पैथी दिखा देते तो शायद ये सिचुएशन नहीं पहुंचती। लेकिन हुआ इसका उल्टा। नेपाल में पॉलिटिशियंस के बेटे अपनी लग्जरी लाइफ को शो ऑफ करने लगे। सोशल मीडिया पर लोग नेपो किड्स के ट्रेंड चलाने लगे। 8 सितंबर के हुए प्रोटेस्ट में एक पोस्टर पर यह भी लिखा था कि पॉलिटिशियन के बच्चे विदेशों से गुच्ची के बैग लेकर लौटते हैं और यहाँ आम लोगों के बच्चे ताबूतों में यानी कॉफिन्स में लौटते हैं। उनका इशारा रसिया और यूक्रेन वॉर की तरफ था। दोस्तों, इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था नेपाल की इस प्रोटेस्ट का। नेपाल का यूथ 70+ इन पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जो बारी बारी से सरकार बनाते हैं। इसी कारण से मार्च के महीने में भी प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों ने यह भी कहा था कि नेपाल का रिपब्लिक बनने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका और शायद अब मोनार्की को वापस लाना चाहिए। ये भी एक कमाल की बात है कि लोग पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और डेमोक्रेसी को हटाकर मोनार्की को वापस लाना चाहते हैं। यहाँ आपको बताते चले कि साल 2008 से पहले नेपाल एक मोनार्की था, यानी सारी पावर जनता के द्वारा चुने गए पॉलिटिशियन के पास नहीं बल्कि एक राजा के पास रहता, जिसका आखिरी राजा किंग ज्ञानेंद्र थी। इनको सत्ता से हटाने के लिए 2 बड़े मूवमेंट हुए थे। उनमें से एक था 2006 का लोकतंत्र आंदोलन और दूसरा माओइस्ट इमरजेंसी। 28 मई 2008 को ऑफिशियली मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इन 17 सालों में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं, तो कभी पुष्प कमल दहल, तो कभी शेर बहादुर देउबा। इन्हीं 2-4 पॉलिटिशियन के बीच में घिर कर रह गई थी पूरी नेपाल की पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिशियन गठबंधन बनाते, इनकी सरकारें कुछ साल तक चलती, उसके बाद ये टूट जाते थे। इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच अचानक सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। ऐसे में लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था वो गुस्सा बनकर बाहर आया। असल में बात यह है कि सोशल मीडिया पर बैन लगने से नेपाल में जो थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट की चांसेस थे वो भी खतरे में आ गए। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो आउटरीच और बुकिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे में अगर सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाता है तो ये बिजनेसेस पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाते हैं। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिलीज भी इससे इम्पैक्ट हुए, जो ऑनलाइन मैसेजेस का इस्तेमाल करते थे। विदेशों में रहने वाले उनके फैमिली से वो इन्हीं ऐप्स के थ्रू कनेक्ट होते थे। एक स्टडीज़ के मुताबिक जॉब्स और स्टडीज़ के लिए लगभग 70 लाख से ज़्यादा नेपाली बाहरी देशों में रहते हैं। इन चीज़ों ने इस प्रोटेस्ट को और फ्यूल कर दिया। ऐसे में जब प्रोटेस्ट करने के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं तो नेपाल की सरकार ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कोई ऑथोरियन सरकार हो। सरकार अपने इस बैन को डिफेंड करने के लिए वही पुराना नेशनलिज्म का राग अलापती है, जो अक्सर सरकारें अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए करती हैं।